Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for BA 5th semester Political Science session 2020-21. Today we will discuss on the topic features and methods of working pressure groups. अर्थात आज हम दबाव समूह की विशेषताओं और दबाव समूह द्वारा प्रयोग में लाए गए ढंगों का वर्णन करेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ने जहां राजनीतिक दलों के विकास में सहायता की है, वहां उसने अनेक हित समूहों और दबाव समूहों को भी जन्म दिया है। चूंकि राजनीतिक दल सभी वर्गों एवं समूहों के हितों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त ऐसे संगठनों अथवा समूहों का विकास हुआ है जिनका सार्वजनिक नीति के निर्माण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये संगठन प्रायः एक व्यवसाय के लोगों का एक गुट होता है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहता है। आरंभ में इन गुटों की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और अब भी उन्हें वहां राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, परंतु अब इनका प्रभाव लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में दिखाई देने लगा है। दबाव समूह के अर्थ और परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जिनका अपना एक मजबूत संगठन हो, साझे उद्देश्य हो, जिनकी सदस्यता अस्थायी या ऐच्छिक हो, जो औपचारिक रूप से राजनीति में भाग न लेते हों। दबाव समूह की परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। Features of pressure groups. First is common interest, संयुक्त हित। हित समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके हित संयुक्त होते हैं। इनके सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त प्रयास करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। यह प्रसिद्ध कहावत है कि एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। सेकंड फीचर इज ग्रुप, अर्थात गुट समूह की अंतःक्रिया के मध्य रहता है और कार्य करता है, जो अपेक्षाकृत तीव्र और एक विशेष प्रतिमान के आधार पर होती है और जिनसे दिशात्मक क्रिया का सृजन होता है। नेक्स्ट फीचर इज वॉलेंटरी मेंबरशिप, ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी हित समूह दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह अनिवार्य नहीं है कि एक ही हित में से संबंधित सभी लोग एक ही दबाव समूह के रूप में संगठित हों। यद्यपि कुछ लोगों के हित संयुक्त हों, परंतु उन सभी का दबाव समूह का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी दबाव समूह का सदस्य बने अथवा न बने। कोई भी सदस्य किसी भी समय दबाव समूह की सदस्यता छोड़ सकता है। नेक्स्ट फीचर इज नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर, गैर राजनीतिक स्वरूप। दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, चुनाव के समय अपने प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से खड़े नहीं करते। दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों के साथ सौदेबाजी करते रहते हैं। उसी राजनीतिक दल के सदस्य का समर्थन करते हैं तो उनके हितों की रक्षा करने का वचन देते हैं।
नेक्स्ट फीचर इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। दबाव समूह विशेष रूप से संगठित होते हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए मंत्रियों, विधायकों और सरकारी उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए रखते हैं। इस संपर्क द्वारा ही उन्हें सरकारी नीतियों के भेद प्राप्त होते हैं। यदि दबाव समूह अच्छी तरह से संगठित नहीं होगा तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट फीचर इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, संवैधानिक मान्यता रहित संगठन। दबाव समूह का संविधान में कोई जिक्र नहीं होता। औद्योगिक देशों में दबाव समूह का अस्तित्व अधिक होता है क्योंकि विभिन्न उद्योगों के स्वामी अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए अलग अलग संगठन बना लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में दबाव समूह की संख्या अधिक है क्योंकि वे दोनों देश औद्योगिक हैं। दबाव समूह का संविधान में वर्णन नहीं होता, मगर ये समूह देश की संवैधानिक प्रणाली को अवश्य प्रभावित करते हैं। दबाव समूह की विशेषताओं के विषय में संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह गैर राजनीतिक स्वरूप के होते हैं। उनके संगठन का मूल आधार संयुक्त हित होता है। दबाव समूह गैर राजनीतिक होते हैं। इनको संविधान में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। ये स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। इनकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है। ये चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारते। तो ये थी विशेषताएं दबाव समूह की। और हम आगे नेक्स्ट अब बात करेंगे मेथड ऑफ वर्किंग प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह की कार्यविधि के ढंग। सभी दबाव समूह एक ही प्रकार के नहीं होते और न ही उनके द्वारा एक ही स्वरूप के कार्य किए जाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह का अपना एक विशेष हित होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति ही उसकी कार्य प्रणाली का मार्गदर्शन है। उस संयुक्त हित की रक्षा और विकास के लिए जो साधन भी किसी दबाव समूह को उचित प्रतीत होता है, वह समूह उस साधन का आश्रय लेकर सरकारी नीतियों तथा निर्णयों को प्रभावित करता है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की रक्षा और पूर्ति के लिए निम्न साधनों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इज सेंडिंग ऑफ पेटिशंस, आवेदन पत्र देना। दबाव समूह अपनी मांगों से परिचित करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। आवेदन पत्रों के अतिरिक्त पत्र और तारें भेजने की विधि भी दबाव समूह द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रकार दबाव समूह द्वारा भेजे गए तार आवेदन सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज यूज ऑफ प्रेस, प्रेस का प्रयोग। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव समूह प्रेस का भी प्रयोग करते हैं। प्रेस में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं आदि का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह प्रेस में अपने विचार प्रकाशित करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज लॉबिंग। लॉबिंग दबावकारी गुटों की सबसे अधिक पसंदीदा तकनीक है, चाहे उसका संबंध उदार लोकतंत्र से हो या सर्व अधिकारवाद से। लॉबी शब्द को इसके संकीर्ण एवं व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। अपने संकीर्ण अर्थ में इसका निर्देश बड़े पैमाने पर बाहरी संगठनों द्वारा विधायी संस्थाओं के सदस्यों तक पहुंच की कोशिश से होता है, क्योंकि ये साधन संसद के अहाते में होने वाली सभी गतिविधियों तक सीमित नहीं है। अपने व्यापक रूप में इसका अभिप्राय किसी संगठित गुट के उस प्रयास से है जो विशिष्ट हितों के अनुरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन और
प्राप्ति के लिए किसी सरकारी विभाग की एजेंसी या अंग को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। लॉबी का अर्थ एक तकनीक है जिसके द्वारा सरकारी कार्यों को प्रभावित करना है। लॉबी के द्वारा दबाव समूह सरकारी अफसरों से, विधायकों, सांसदों से संपर्क स्थापित करके अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य के लिए दबाव समूह अपने कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, अफसरों को आमंत्रित करते हैं और वहां पर उनको उपहारों या किसी अन्य चीज़ से सम्मानित करते हैं ताकि दबाव समूह के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। लॉबी कार्य अपने व्यापक अर्थ में सरकार के सभी अंगों को अपने अधीन कर लेता है और इस कारण इसके अंतर्वेशन को प्रशासन और न्याय निर्णय के हर क्षेत्र में खोजा जा सकता है। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन शक्तियों के कारण कार्यपालिका सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गई है और इस नाते लॉबी करने वालों की नज़रें वास्तविक कार्यपालिका पर टिकी रहती हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो जैसा कि अमेरिका और फ्रांस में है, अथवा वह प्रधानमंत्री हो जैसा कि ब्रिटेन और भारत में है। नेक्स्ट मेथड इज स्ट्राइक, हड़ताल। हड़ताल दबाव समूह का अपने उद्देश्य पूरा करने का सबसे प्रमुख साधन है जिससे वह दूसरे पर दबाव डालकर उसे अपनी मांगों को स्वीकार करने पर बाध्य कर देता है। इसका अर्थ है काम बंद करना। एक प्रमुख अमेरिकी लेखक फ्लोरेंस पीटरसन का कहना है, हड़ताल काम को अस्थायी तौर पर किसी विशिष्ट कारण से बंद करना है और इसे इस आशय से आरंभ कर दिया जाता है कि काम तभी दोबारा शुरू किया जाएगा जब उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। जहाँ तक हड़ताल करने वालों के उद्देश्यों और अभिवृत्तियों का संबंध है, वे अपने आप को कर्मचारी समझते रहते हैं और उनकी हैसियत उस कंपनी के श्रमिक की तरह बनी रहती है जिसके खिलाफ वे हड़ताल करते हैं। उनके निहित स्वार्थ उनकी अपनी नौकरी पर केंद्रित होते हैं। जब वे विवादास्पद विषय पर कोई आपसी समझौता कर लेते हैं तो वे अपने स्थान पर वापस आने का अधिकार रखते हैं और अगर उन्हें समझौता करने में सफलता न मिले तो वे मालिक द्वारा पेश की गई बातों पर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फास्टिंग, व्रत। व्रत या भूख हड़ताल भी दबाव समूह का अपनी मांगे मनवाने की एक प्रभावशाली विधि है। व्रत रखना एक धार्मिक कर्मकांड है और इस नाते इसे आत्मशुद्धि का पवित्र तरीका समझा जाता है। कानून के अधीन व्रत को फाका काशी या मौत की हद तक ले जाएं तो यह जुर्म है, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर सार्वजनिक ढंग से व्रत रखने का राजनीतिक महत्व है और कई हालातों में यह देखा गया है कि कोई सत्याग्रही गंगा जल पर रह रहा है। भूख हड़ताल का सबसे ध्वंसात्मक रूप सत्याग्रही की इस घोषणा में पाया जाता है कि वह अपनी भूख हड़ताल के इतने दिनों के पश्चात वह आत्मदाह कर लेगा अगर उस समय तक उसकी मांगें संतोषजनक ढंग से स्वीकार न कर ली गई। नेक्स्ट मेथड इज बायकॉट, बहिष्कार। दबाव समूह हित समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए बहिष्कार और धरने का सहारा भी लेते हैं। बहिष्कार का अर्थ है कि लोगों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे किसी दोषी नियोजक से कोई सरोकार न रखें। इससे उसे गंभीर नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वदेशी आंदोलन के समय भारत में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों से अपील की थी कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। बहिष्कार का अर्थ फोकर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है। बहिष्कार का मतलब यह है कि किसी कंपनी के रोजगार को अस्वीकार किया जाए या उसकी बनाई हुई वस्तुओं को खरीदा न जाए।
धरने का अर्थ है हड़ताली व्यक्तियों को काम करने के स्थान पर इकट्ठा किया जाए, जिससे वे उन लोगों को जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं, उनका साथ नहीं दे रहे, रजामंद कर सकें, अपने पक्ष में शामिल कर सकें। इसके प्रचार के माध्यम से जानकारी को प्रसारित करने की आवश्यकता होती है ताकि अपने हक में भावनाएं पैदा की जा सकें। इसे झगड़े में शामिल संस्थान के अहाते स्थान के आसपास गश्त करना कहा जाता है और आमतौर पर बोर्डों, पार्टियों या झंडों की नुमाइश की जाती है जिस पर झगड़े से संबंधित विवरण दिए गए होते हैं। पिकेटिंग या धरना दबावकारी गुटों के पास सत्ता पर अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। धरने पिकेटिंग का अर्थ कुछ लोगों को तैनात करना है ताकि वे देखते रहें कि कोई व्यक्ति अंदर काम न कर सके अथवा काम करने वाला व्यक्ति बाहर न आ सके। यह लोगों को विवाद के बारे में जानकारी प्रदान कर सके या लोगों को प्रभावित कर सके कि वे स्वामी से अपना संरक्षण वापस ले लें। नेक्स्ट मेथड इज घेराव। घेराव भी दबाव समूह द्वारा अपनी मांगें मनवाने का एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है, लेकिन यह विधि हर बार प्रयोग नहीं की जा सकती। जब दबाव समूह यह महसूस करते हैं कि सत्ता ने उनकी मांगों के लिए सौतेला व्यवहार अपना लिया है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। घेराव का अर्थ है नियोजकों के चारों ओर घेरा डालना अथवा कर्मचारियों द्वारा उन्हें बंदी बनाना ताकि उन पर इस प्रकार दबाव डाला जाए कि वे कर्मचारियों के संतोष के अनुसार उनकी मांगें स्वीकार कर लें। यह एक विचित्र विधि है। इसमें विरोधी पक्षों को असीमित अवधि तक बंदी रखा जा सकता है, अर्थात यह एक प्रकार से प्रबंधकों, नियोजकों आदि की तालाबंदी का एक रूप है। अधिकारियों को उनके दफ्तरों में ही उनके कर्मचारियों अथवा उनके अधीनस्थों द्वारा कई घंटों और दिनों तक बंदी बनाए रखा जाता है जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर ली जाती। इस तरह की जोर जबरदस्ती की तकनीक की बहुत अधिक और उग्र मिसालें देश में कई बार देखने को मिली हैं। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि दबाव समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। लॉबिंग, हड़ताल, प्रेस का प्रयोग, राजनीतिक दलों को चंदा देना आदि। मगर घेराव का तरीका विधि सबसे भयानक है। इसकी अनिवार्यता को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका परिणाम होता है नैतिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विनाश। घेराव केवल अपराध ही नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य अपराध भी शामिल हैं, जैसे आपराधिक अतिक्रमण, नाजायज प्रतिबंध और बंदीकरण, और अन्य अपराध जिनमें देश के दंड नियमों के अधीन सजा दी जा सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है। जो लोग इस तरह की दबावकारी विधि में शामिल होते हैं, उन्हें बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल की सज़ा दी जा सकती है अथवा उन पर जुर्माना किया जा सकता है। औचित्य के किसी भी मानक के अनुसार ऐसे सामूहिक कार्य के रूप में घेराव की प्रशंसा नहीं की जा सकती जिससे प्रशासन को झकझोरा जा सके, कालाबाजारी करने वालों और पूंजीपतियों का भंडाफोड़ किया जा सके अथवा सामाजिक अपराधियों के व्यवसाय से निपटा जा सके। शांतिपूर्ण और हिंसात्मक घेराव की बात करना एक व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि घेराव से कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे मेथड जो दबाव समूह सत्ता पक्ष से अपनी मांगें मनवाने के लिए उपयोग में लाते हैं।
और अब हम बात करेंगे दबाव समूह की आलोचना के बारे में। दबाव समूह की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित आधारों पर की है। फर्स्ट इज अनडेमोक्रेटिक, अप्रजातांत्रिक। आलोचकों के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन दबाव समूह राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, किंतु इस स्थिति के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अनुत्तरदायी रूप से राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण ही इन्हें अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है ओवरलुकिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, साधारण जनता के हितों की उपेक्षा। दबाव समूह का दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है। वे केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और ऐसा करते समय जनता के हितों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती, अतः इससे साधारण जनता के हितों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है करप्ट कंडक्ट, भ्रष्ट आचरण। आलोचकों के अनुसार दबाव समूह भ्रष्ट आचरण के केंद्र हैं। दबाव समूह विधायकों को रिश्वत देने तथा अन्य अनुचित व अनैतिक आचरण के कार्य भी करते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वीओके के अनुसार दबाव समूह का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसी शैतान लॉबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायकों को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है अनडेंजरस नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को खतरा। विभिन्न दबाव समूह के बीच हितों का एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। समूह या वर्ग के हितों के कारण कई बार सामान्य या राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑब्स्टकल इन इंटरनेशनलिटी, अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक। दबाव समूह अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने पर का आधार बन जाता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। दबाव समूह दोष सैद्धांतिक ही अधिक हैं। उन्हें अप्रजातांत्रिक राष्ट्रीय हित में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाले संगठन कहना उचित नहीं है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाएगा तथा यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्कृति तथा राष्ट्रीय हित व एकता के लिए घातक होगी। इसलिए कुछ दोषों के होते हुए भी दबाव समूह की संख्या व प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक युग में ये समूह हर देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय हैं और लेकिन प्रजातांत्रिक देशों की उन्नति राजनीति का तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। तो ये थी आलोचना दबाव समूह की। तो आज हमने चर्चा की दबाव समूह की विशेषताओं पर और दबाव समूह के कार्य करने के ढंगों पर, मेथड्स पर, जो सत्ता पक्ष को प्रभावित करने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव समूह
उपयोग में लाते हैं। साथ ही हमने बात की दबाव समूह की आलोचना पर। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन इस विषय से संबंधित आपकी जानकारी बढ़ाने में सहायक होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए लाभदायक होंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। हित समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, अर्थात दबाव समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द मीनिंग ऑफ सेक्शनल ग्रुप्स, वर्गीय समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डेफिनेशंस एंड फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह की परिभाषाएं तथा विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। दबाव समूह द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्यों में दबाव समूह की कार्यविधि पर प्रकाश डालिए या उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो इस विषय से संबंधित आपकी जानकारी बढ़ाने में सहायक होंगे और साथ ही परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।